नमस्कार। लागत लेखांकन के अंतर्गत सामग्री नियंत्रण चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक रहेगा सामग्री निर्गमन की विधियाँ। सामग्री निर्गमन की विधियों से क्या तात्पर्य है? जब भंडार गृह से उत्पादन हेतु सामग्री का निर्गमन किया जाता है तो यह निर्गमन लागत मूल्य पर किया जाता है। पर जब लागत मूल्य पर किया जाता है तो एक समस्या उत्पन्न होती है कि इसमें लागत मूल्य कौन सा लिया जाए, क्योंकि समय समय पर कई बार सामग्री को क्रय किया जाता है। तो हर बार यह आवश्यक नहीं है कि जो सामग्री का क्रय मूल्य है वो समान ही हो, तो उसका लागत मूल्य अलग अलग होता है। यानी जो भी सामग्री खरीदी जाती है वो अलग अलग कीमतों पर खरीदी जाती है। तो ऐसी स्थिति में यह समस्या उत्पन्न होती है कि भंडार गृह से जो सामग्री इशू की जाती है वो कौन से मूल्य पर या कौन सी कीमत पर निर्गमित की जाए। तो इस समस्या को समाधान हेतु अनेक विधियां काम में ली जाती है। जो प्रमुख विधियां हैं वो इस प्रकार है। इसमें पहली विधि आती है हमारी प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन विधि, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जिसको हम फीफो मेथड भी कहते हैं। यानी जो सामग्री भंडार गृह में सबसे पहले आई उसका निर्गमन भी सबसे पहले किया जाए, और जो सामग्री भंडार गृह में बाद में आई उसका निर्गमन बाद में किया जाए। तो इस तरह की जो विधि है उसको हम फीफो या प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन विधि कहते हैं। यह विधि सरल है और जो मान्यता है वो इस मान्यता पर आधारित है कि जो सामग्री पहले आई है वो पहले गई है, बाद में आने वाली सामग्री बिन में पड़ी रहती है। इसलिए जो चिट्ठे में सामग्री का जो मूल्य हम दिखाएंगे वह मोस्टली चालू बाजार मूल्य ही होगा। इससे जो बैलेंस शीट है वो सही आर्थिक स्थिति को प्रकट करेगा। इसकी मान्यता भी सही है कि जो पहले आएगी वो पहले ही जाएगी। लेकिन इस विधि का प्रयोग वहाँ पर थोड़ा कठिन हो जाता है जहाँ कीमत में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता हो। तो ऐसी स्थिति में बार बार खरीदी गई सामग्री का जो निर्गमन होता है वो उससे उपकार्य की लागत भी अलग अलग हो जाती है। और यदि जो कच्ची सामग्री है उसका स्वभाव ऐसा हो जिसको पकाना ज़रूरी हो, जैसे फर्नीचर उद्योग के लिए लकड़ी का, तो सामग्री को खरीदने की कीमत में तेज़ी से परिवर्तन यदि होता है तो निर्मित माल की लागत में सामग्री की जो बहुत पुरानी लागत है वो सम्मिलित होगी। नेक्स्ट विधि हमारी आती है अंतिम आगमन प्रथम निर्गमन विधि। इस विधि के अंतर्गत यह मान्यता है कि जो सामग्री सबसे अंत में स्टोर में आई उसका निर्गमन सबसे पहले कर दिया जाए, और जो सामग्री पहले आई उसका निर्गमन बाद में किया जाता है। यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको हम लिफो मेथड भी कहते हैं। इस विधि के हमारा का यह बेनिफिट है कि सामग्री का जो वर्तमान मूल्य है वो निर्मित वस्तु की लागत में प्रतिबिंबित होता है। अच्छा, और यदि सामग्री को उत्पादन से पूर्व कहीं भी परिपक्व करना आवश्यक हो तो उसके लिए यह विधि बहुत ही उपयोगी है, और यह विधि हमारे बाजार मूल्य से बहुत नज़दीक होती है तथा समझने में तो सरल है ही है। लेकिन इस विधि की कुछ कमियां भी है, जैसे कि जो सामग्री का स्टॉक है वो बहुत ही पुराने मूल्य पर दिखाया जाएगा, क्योंकि जो नवीनतम सामग्री है वो तो भंडार से इश्यू हो जाती है, और जो पुरानी सामग्री है वो पुराने मूल्य पर ही दिखाई जाती है। इसलिए कीमतों में यदि अधिक परिवर्तन हो रहा है तो चिट्ठा सही आर्थिक स्थिति को नहीं दिखाएगा। यदि किसी संकट के समय सामग्री न्यूनतम सीमा से नीचे चली जाए तो उत्पादन विभाग को सामग्री की कीमत बहुत पुरानी कीमत चार्ज करनी होती है। इस तरह हम इस लिफो मेथड का पक्ष और विपक्ष दोनों को ध्यान में रखते हुए
काम में लेते हैं। थर्ड विधि है हमारी आधार शेष विधि। हालांकि ये कोई अलग से विधि नहीं है, ये लिफो और फिफो दोनों की सम्मिलित रूप से है। इस आधार शेष पद्धति के अंतर्गत लिफो मेथड भी अपना सकते हैं या फिफो मेथड भी अपना सकते हैं। इसमें जो सामग्री है उसके एक न्यूनतम स्टॉक को स्थिर संपत्ति की तरह माना जाता है। यानी एक न्यूनतम स्टॉक जो स्टॉक है वो व्यवसाय में रखा ही जाता है, उसको स्थिर संपत्ति की तरह माना जाता है। तो बाकी इसमें लिफो या फिफो दोनों मेथड से भी इसको काम में ले सकते हैं। यानी एक शेष हर बार उसको रखा जाता है, बाकी वाली सामग्री चाहे तो लिफो मेथड से चाहे फिफो मेथड से हम इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ रहा है औसत मूल्य विधि। यानी अब तक सामग्री निर्गमन के समय तक जितनी भी सामग्री परचेज की जाती है उन सब के मूल्य का औसत मूल्य निकालकर निर्गमन उस औसत मूल्य के आधार पर किया जाता है। तो औसत मूल्य विधि में भी हमारी दो विधियां हैं, एक साधारण मूल्य विधि, साधारण औसत विधि, और दूसरी है भारित औसत विधि। साधारण औसत विधि के अंतर्गत तो सिर्फ मूल्य का ही औसत लिया जाता है, जबकि भारित औसत विधि के अंतर्गत मूल्य और मात्रा दोनों को ही ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है प्रमाप मूल्य विधि। प्रमाप मूल्य विधि के अंतर्गत जो सामग्री का निर्गमन है वो एक पूर्व निर्धारित लागत के आधार पर, जिसको हम प्रमाप मूल्य कहते हैं, उसके आधार पर किया जाता है। ये प्रमाप है वो बहुत सी बातों को ध्यान में रखकर, बहुत से घटकों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है, जिससे सामग्री की कीमत को, वो सभी घटक जो कि सामग्री की कीमत को प्रभावित करते हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इस मेथड के अंतर्गत जो सामग्री का मूल्य है वो स्थिर रहने के कारण इसको स्थिर मूल्य विधि भी हम कह सकते हैं। लास्ट में एक विधि और आ रही है हमारी अधिकतम मूल्य सर्वप्रथम निर्गमन विधि। जैसे नाम से स्पष्ट है, इस विधि के अंतर्गत सामग्री निर्गमन के समय तक जितनी बार भी जो सामग्रियां खरीदी गई है उसमें जो सबसे अधिक मूल्य वाली जो सामग्री है उसका निर्गमन पहले कर दिया जाता है और कम मूल्य वाली सामग्री स्टॉक में रह जाती है। यानी इसको हिफो मेथड कहते हैं, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। इस तरह इन विधियों के आधार पर हम सामग्री के निर्गमन का मूल्यांकन करते हैं। अब इसको हम एक उदाहरण की सहायता से इन विधियों को हल करते हैं। तो हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत है। इसमें ये उदाहरण दे रखा है, अगस्त 2013 माह के लिए सामग्री की किसी मद की प्राप्ति और निर्गमन के विवरण इस प्रकार है। ओपनिंग बैलेंस है हमारा 500 टन है एट द रेट ऑफ 10 पर टन। 5 अगस्त को इशू है 300 टन और 9 अगस्त को रिसिप्ट है 600 टन एट द रेट ऑफ 11। 14 अगस्त को इशू है 250 टन। 20 अगस्त को रिसिप्ट है 100 टन एट द रेट ऑफ 12 और 27 अगस्त को इशू है 400 टन। इसको हमें सबसे पहले फीफो मेथड यानी प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन विधि के आधार पर हल करना है। इसी क्वेश्चन को मैं तीनों विधियों के आधार पर हल करना बताऊंगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम फीफो मेथड से हल करते हैं। तो इसको करने के लिए हमें स्टोर्स लेजर तैयार करना पड़ता है। स्टोर लेजर्स में सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे कौन से मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं, वो लिखा जाएगा। उसके पश्चात हमारा इसमें डिस्क्रिप्शन, कोड नंबर और यूनिट टन
ये लिखा जाएगा। और राइट हैंड साइड पे इसका मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल और रीऑर्डर लेवल की मात्रा लिखी जाती है। फिर हम जो टेबल बनाएंगे उसमें हमारी ये आएगी कॉलम, इसमें डेट का एक कॉमन कॉलम हो जाएगा, फिर रिसिप्ट के 4 कॉलम, इशू के 4 कॉलम और बैलेंस के 2 कॉलम और रेट फॉर फर्दर इशू टर्न्स का 1 कॉलम बनाएंगे। अब इसमें हम डेट वाइज लेंगे। कौन सा महीने का है हमारा? अगस्त 2013 का। तो सबसे पहले हमारा 1 अगस्त को ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, कितना है हमारा? 500 टन है 10 रुपये के हिसाब से, तो ये रिसिप्ट में आ जाएगा। क्वांटिटी इसके 4 कॉलम हो जाएंगे, जीआर और एमआर नोट नंबर। जीआर नंबर से तात्पर्य है गुड रिसीव्ड नोट्स, यानी सामग्री प्राप्ति संख्या, और एमआर नंबर से तात्पर्य है मटेरियल रिटर्न नोट, यानी जो सामग्री लौटाएगी उसका नोट, इसका कॉलम हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद में हमने पहले कौन सी सामग्री खरीदे? 500 बैलेंस में, तो रिसिप्ट में आएगा 500 क्वांटिटी, किस रेट से? 10 रुपये के रेट से, तो अमाउंट कितना हुआ? 5000। ये हो गया। अब यही हमारा बैलेंस में आ जाएगा। इशू वाले में डैश कर देंगे, बैलेंस में आ जाएगा, क्वांटिटी 500 हो जाएगी, अमाउंट हो जाएगा 5000 और रेट ऑफ फर्दर इशू भी हो जाएगा हमारी 500, क्वांटिटी 10 रुपये की रेट से। नेक्स्ट हमारा ये इसमें आ रहा है 5 अगस्त को हम इशू कर रहे हैं, तो 5 अगस्त को आ जाएगा इशू में कितना कर रहे हैं? 300 टन कर रहे हैं, तो इसमें 300 टन कर रहे हैं, तो इसमें हमारा रिक्विजिशन नोट कितना है? 323, तो इसमें लिखा देंगे रिक्विजिशन नोट नंबर हो गया 323। क्वांटिटी हम कितनी इशू करें? 300। अभी तक हमारे पास स्टोर में सिर्फ एक ही प्रकार की सामग्री है, वो 10 रुपये रेट वाली है, तो वो ही रेट हो जाएगी 10 रुपये, टोटल अमाउंट हो जाएगा 3000। इस तरह अब हमारे पास बैलेंस में कितना रहा? 500 सामग्री थी और 300 क्वांटिटी हम इशू कर चुके हैं, तो बैलेंस में रहा 200 टन रहा, और किस रेट से? 10 रुपये वाली रही है, तो अमाउंट हुआ 2000 रुपये। नेक्स्ट हमारा आ रहा है 9 तारीख को रिसिप्ट, यानी सामग्री प्राप्त हुई, तो इसका जीआर नोट नंबर कितना? 215, इसमें लिख देंगे जीआर नोट नंबर 215। कितनी क्वांटिटी हमने खरीदी है? 600, तो 600 टन, रेट है 11 रुपये के रेट से, तो अमाउंट हो गया 6600। इशू में नील हो जाएगा, डैश हो जाएगा। अब बैलेंस में हमारे पास टोटल कितनी हो गई? 200 पहले की और 600 भी, 800 क्वांटिटी हो गई, और अमाउंट कितना हो गया? 2000 पहले का और 6600 ये, तो टोटल हो गया 8600 अमाउंट। रेट ऑफ फर्दर इशू में लिखेंगे, हमारे पास 2 तरह की सामग्री है, एक तो 200 जो क्वांटिटी है वो 10 रुपये की रेट की है, और 600 क्वांटिटी है वो 11 रुपये की रेट से है। इस तरह हम इसको अलग अलग इस यहाँ पर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है हमारा 14 तारीख का। 14 तारीख को इशू कर रहे हैं, तो रिक्विजिशन नंबर है 423, इशू कर रहे हैं 250 टन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखना पड़ेगा, ये हमारा फीफो मेथड है, यानी जो पहले आई सामग्री वो पहले इशू होगी। तो रेट ऑफ फर्दर इशू में हमारे पास 2 सामग्री है, जो 10 रुपये रेट वाली है वो 200 ही क्वांटिटी में है, तो इसको पहले 200 क्वांटिटी तो 10 रुपये की रेट से इशू होगी, और रिमेनिंग 50 जो क्वांटिटी है वो 11 रुपये की रेट से इशू होगी। इस तरह अमाउंट हो जाएगा टोटल हमारा 2550। अब हमारे पास बैलेंस में सिर्फ एक ही तरह की सामग्री रही, वो 11 रुपये वाली रेट से, 550 से 11 रुपये की रेट से रह जाएगी। उसके पश्चात फिर हमारा 20 तारीख को ये आ रहा है, रिसिप्ट हुई है कितनी? 100 जीआर नोट नंबर 222 दे देंगे, कितनी? 100 टन खरीदा है 12 रुपये की रेट से, तो ये हो गया अमाउंट 1200। बैलेंस में हमारा रह जाएगा 550 पहले की और 100 अभी होगी, 650 क्वांटिटी होगी, टोटल होगी हमारे 6050 पहले के और 1200 ये, तो 7250 रुपये अमाउंट हो जाएगा। और रेट ऑफ फर्दर इशू में हमारी 2 तरह से सामग्री यहाँ मेंशन करेंगे, 550 तो 11 रेट वाली, और 100
मटेरियल 12 रेट वाली। इस तरह से अलग अलग हमने इसको मेंशन कर दिया। लास्ट में 27 तारीख को हम इशू कर रहे हैं 400 टन। तो इसका रिक्विजिशन नोट नंबर है 524। 400 टन दे रहे हैं। अब यहाँ पर 400 टन जो इशू कर रहे हैं तो फीफो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहले अभी हमारे पास दो जो तरह की सामग्री है उसमें एक 11 वाली है, एक 12 वाली है, यानी 550 यूनिट 11 रेट की है और 100 यूनिट 12 रेट की है। तो सबसे पहले 11 रेट वाली सामग्री आई तो इसको हम इशू करेंगे। तो 400 क्वांटिटी 11 रुपये के रेट से 4400 अमाउंट हो जाएगा। अब बैलेंस में हमारे पास कितना रहेगा, 550 में से 400 यूनिट दे चुके हैं तो इसमें से कितना बचा, 150 यूनिट तो ये बच गया और 100 यूनिट 12 रुपये के रेट से बच गया। तो टोटल कितनी बची हमारे पास, 250 क्वांटिटी रही। तो रेट ऑफ फर्दर इश्यू हम देखेंगे, 150 तो 11 रुपये के रेट से और 100 क्वांटिटी 12 रुपये के रेट से इसको हमारे पास रही है। तो इस तरह से हम फीफो मेथड से इसको हल करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम लिफो मेथड से भी हल करते हैं। तो लिफो मेथड से हल करते हैं तो देखिए इसको किस तरह से हम करेंगे। तो इसका परफॉर्मा सेम वही होगा, बस सामग्री निर्गमन के समय ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें हम लिफो मेथड यूज कर रहे हैं, यानी अंतिम आगमन प्रथम निर्गमन। तो फर्स्ट बैलेंस का एज इट इज़ होगा, ओपनिंग बैलेंस वही हमारा 500 यूनिट का हो जाएगा 10 रुपये की रेट से, अमाउंट 500, 5000, टोटल अमाउंट 5000, रेट ऑफ फर्दर इशू 10 हो जाएगा। उसके बाद हमारी जो इशू है वो 5 तारीख को इशू कर रहे हैं तो ये भी सेम आएगा, क्योंकि अभी तक हमारे पास एक ही तरह की सामग्री है। तो वही 300 क्वांटिटी 10 रुपये के रेट से इशू करेंगे। तो बैलेंस में हमारे 200 क्वांटिटी 10 रुपये की रेट वाली ही बचेगी। थर्ड, हम जब 9 तारीख को 5 तारीख को ये तो 9 तारीख को हम माल रिसिप्ट कर रहे हैं 600 टन। तो ये भी सेम ही हो जाएगा, 600 टन 11 रुपये के रेट से 6600। अब हमारे पास में स्टॉक में रह गया 200 टन तो 100 रुपये 10 रुपये वाला और 600 टन 11 रुपये की रेट का, ये हमारे पास स्टॉक में है। नेक्स्ट हम 14 तारीख को इशू कर रहे हैं 250 टन। तो 250 टन इशू कर रहे हैं तो ये हमारा लिफो मेथड है, यानी जो अंतिम आगमन प्रथम निर्गमन, जो बाद में आई है सामग्री वो पहले इशू होगी। तो इसमें हम जब देखते हैं तो ये 250 यूनिट हम 11 रुपये के रेट से इशू करेंगे, क्योंकि बाद में आने वाली सामग्री किस रेट से आई है, 11 रुपये के रेट से। तो 250 इंटू 11 ये हो गया 2750। अब हमारे पास बैलेंस में कितनी रहेगी, हमारे पास 550 यूनिट इकाइयाँ बच रही है, वो टोटल उसका अमाउंट है 5850। बैलेंस में हम कैसे दिखाएंगे, 600 200 वाली तो वो एज इट इज़ पड़ी है ही है, और 600 में से भी 250 चली गई तो 350 यूनिट ये रही है 11 रुपये वाली रेट से। नेक्स्ट अब हमारा आ रहा है रिसिप्ट आ रहा है फिर 20 तारीख को 100 टन इकाइयाँ हमने 12 रुपये की रेट से खरीदी है 1200। तो अब हमारे पास बैलेंस में 3 तरह की इकाइयाँ रह गई। सबसे पहले खरीदी हुई 200 इकाइयाँ 10 रुपये की रेट से, फिर 350 इकाइयाँ 11 रुपये की रेट से, फिर 100 इकाइयाँ 12 रुपये की रेट से। नेक्स्ट लास्ट में हम 27 तारीख को इशू कर रहे हैं 400 टन। तो 400 टन इशू कर रहे हैं तो ये हमारा लिफो मेथड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे बाद में सामग्री आई वो पहले निर्मित हुई। तो हम नीचे से ही चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ इशू करेंगे 100 रुपये वाली, नहीं 100 क्वांटिटी 12 रुपये वाली, ये हो जाएगा। और फिर 300 क्वांटिटी 11 रुपये वाली, ये हम इस तरह से इशू करेंगे। तो अमाउंट हो जाएगा 4500। अब बैलेंस में हमारे पास कौन सी रही, एक तो 10 रुपये वाली 200 यूनिट रह गई और 11 रुपये वाली हमारे पास रह गई 50 यूनिट। तो टोटल हमारे पास 250 यूनिट रही। 200 तो 10 रुपये वाली और 50 है वो 11 रुपये वाली, अमाउंट हो गया हमारा टोटल 2550। इस तरह हम लिफो मेथड के द्वारा हम इसको हल करते हैं। अब हम इसी क्वेश्चन को सिंपल एवरेज मेथड से भी हल करते हैं।
तो सिंपल एवरेज मेथड से इसको हल करने के लिए हम देखते हैं, जब तक इश्यू नहीं हुए तब तक हमें कोई एवरेज निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो फर्स्ट हमारा इसमें ओपनिंग बैलेंस सेम एज इट इज़ चलेगा, 500 यूनिट 10 रुपये के रेट से 5000 अमाउंट हो गया, यही बैलेंस में रहेगा। रेट ऑफ फर्दर इश्यू भी 10 हो जाएगी। उसके बाद हम 5 तारीख को हम ये इश्यू कर रहे हैं, तो कितनी 300 क्वांटिटी कर रहे हैं। हमारे पास एक ही तरह की सामग्री है 10 रुपये वाली, तो इसी से इश्यू करेंगे। तो 300 इंटू 10 बराबर 3000 रुपये हो गया। अब हमारे पास बैलेंस में रहा 200 क्वांटिटी 10 रुपये वाली रेट वाली। नेक्स्ट उसके बाद आ रहा है हमारा 9 तारीख को सामग्री रिसिप्ट हुई है कितनी, 600 क्वांटिटी कितनी, 11 रुपये के रेट से टोटल हो गया 6600। अब यहाँ पर इशू में तो डैश कर देंगे। अब बैलेंस में हम देखेंगे हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, 600 प्लस 200 800 क्वांटिटी होगी और अमाउंट हो गया 8600। अब ये हमारा सिंपल एवरेज है, तो सिंपल एवरेज के अंतर्गत हम क्वांटिटी का ध्यान में नहीं रखते, सिर्फ रेट का ही ध्यान रखते हैं। तो ये 800 यूनिटें हमारे पास दो तरह की रेट की है, एक 10 रुपये वाली और एक 11 रुपये वाली। तो इन दोनों का योग करके इनका एवरेज निकाल लेंगे। तो रेट ऑफ फर्दर इश्यू होगी हमारी 10 + 11/2 बराबर 10.5 रुपये। यानी अब जो भी सामग्री निर्मित की जाएगी उसको 10.5 रुपये के रेट से निर्मित किया जाएगा। अब इसी तरह अब 14 तारीख को हम इशू कर रहे हैं, कितने 250 यूनिट इशू कर रहे हैं। तो इशू कर रहे हैं तो ये कौन सी रेट से करेंगे, 10.5 रुपये के रेट से। तो 250 रुपये 10.5 की रेट से 2625 रुपये बनते हैं। तो अब हमारे पास बैलेंस में कितना रहेगा, 800 यूनिट थी उसमें से 250 चलेगी तो 550 यूनिट रहेगी। अमाउंट हो गया 5975 रुपये और 5975 हो गया। रेट ऑफ फर्दर इश्यू हमारा ये हो गई 11 रुपये, 11 रुपये। नेक्स्ट हमारा आ रहा है 20 तारीख को। 20 तारीख को फिर हमने 100 यूनिट खरीदी है 12 रुपये के रेट से, तो 1200 हुए। तो अब हमारे पास टोटल सामग्री कितनी हो गई, 550 प्लस 100 यानी 650 यूनिट मटेरियल है। वो अमाउंट हो गया टोटल 7175 रुपये का। 5975 प्लस 1200 7175 रुपये। अब हम रेट ऑफ फर्दर इशू करेंगे। अब इसमें सिंपल एवरेज मेथड में हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा, या फिर जब भी हम निर्मित करेंगे तो फीफो मेथड को ध्यान में रखते हुए करेंगे। यानी रेट ऑफ जो फर्दर इशू होगी उस वो निकालने के लिए हम थोड़ा सा फीफो मेथड का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अब हम हमारे पास जो 650 यूनिट है तो वो 650 यूनिट हम अभी खरीदी हुई 12 रुपये और जस्ट पीछे वाली जो खरीदी 11 रुपये के रेट से, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे। क्योंकि 10 रुपये वाली हमारे पास 500 यूनिट थी, वो तो हमारी निर्मित हो चुकी, 300 पहले और 200 इसमें। तो अब 10 रुपये वाली कोई हमारी सामग्री बची नहीं। तो रिमेनिंग हमारी कौन सी बची है, एक तो 50 यूनिट बची है 11 रुपये वाली और बाकी ये हमारी 100 रुपये वाली यूनिट 12 रुपये वाली 100 इकाइयाँ बची है। तो 11 प्लस 12 प्लस डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो रेट ऑफ फर्दर इशू कितनी आएगी, 11.5। यानी इसमें थोड़ा सा फीफो मेथड का हमें ध्यान में रखते हुए कार्य करना है। लास्ट में हमारा 27 तारीख को फिर इशू है। कितना हम इशू कर रहे हैं, 400 यूनिट कर रहे हैं। तो रेट ऑफ फर्दर इशू हमने निकाली थी 11.5 की, तो ये हो गई 11.5 की रेट से हम कितना आ जाएगा, 4600 रुपये। अब हमारे पास बैलेंस में रहेगी 250 यूनिट्स। वो कितने, 7175 में से 4600 गए, तो ये हो जाएगा हमारा 2575 अमाउंट बचेगा। तो इसको हम जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11.5 रुपये। रेट ऑफ फर्दर इशू 11.5 होगा।
इस तरह से हम इन मेथड के द्वारा हम सामग्री का निर्गमन करते हैं।